चलो तो हमारा सवाल स्टार्ट करते हैं। भव्य और दीप 5/3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पूंजी दायित्व प्रोविडेंट फंड 20,000, लेनदार 80,000, कारीगर मुआवजा अनामत 40,000। ये उल्टा दिया है। आर्थिक चिट्ठा जो है पक्की तलपट जो है उल्टा दिया है, मतलब प्रवाहिता के क्रम में दिया है, स्थायिता के क्रम में नहीं दिया है। तो पूंजी खाता पहले दिया है, उसके बाद चालू खाता दिया है, वो सही है। भव्य दीप बैंक देनदार स्टॉक मकान विनियोग दिया है। तारीख 1/4/2017 के दिन से वेदांग को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। प्रवेश की शर्तें निम्नानुसार थी। वेदांग 50,000 का अपना निजी फर्नीचर पेटी में लाएगा। लेनदारों में से 40,000 वेदांग चुकाएगा, जो उसकी पूंजी खाते ले जाना है। वेदांग को भविष्य के लाभ में 1/5 भाग मिलेगा। वेदांग ख्याति पट्टे 30,000 रोकड़ में लाएगा। पेटी की ख्याति का मूल्यांकन 2 लाख किया गया। उधार खरीदी के 10,000 लेनदारों के खाते और खरीद खाते लिखना बाकी है। उधार खरीदी हमने की थी तो वो लेनदार में लिखना ही बाकी रह गया और खरीद खाते में भी लिखना बाकी रह गया। अंतिम स्टॉक में इस माल का समावेश हो गया, मतलब उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 30,000 के स्टॉक की बाजार कीमत 24,000 है। कारीगर मुआवजा अनामत पेटे जिम्मेदारी 24,000 है, तो वो तो कारीगर में से हमें माइनस करना ही पड़ेगा, वो तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है, 16,000 का लेखा करना बाकी है। मतलब जो मिलना बाकी ब्याज है उसका 16,000 है, जिसका लेखा करना बाकी है। प्रवेश के बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। ऐसे ही तो बनेगी नहीं, बाकी सब खाते तो बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो हमारे पास सही नंबर मिलेंगे नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर्थिक चिट्ठे में से जो भी बांटने वाला भाग होगा वो बांट देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है कि जो बांटना हो। हाँ, उसकी पूंजी और चालू खाते का शेष लिख देते हैं। तो पूंजी खाते में 1 लाख और 1,30,000, चालू खाते में 80,000 और 60,000। पूंजी खाते में शेष आगे लाए 1 लाख और 1,30,000 और यहाँ पे 80,000। अगर कोई मेरी गलती हो तो बताना। और 60,000। शेष आगे लाए। भव्य दीप हो गया। बैंक के अंदर ये सब कुछ बांटने वाली बात नहीं। कारीगर मुआवजा अनामत हम बांट सकते हैं, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। 8वां टॉपिक है कारीगर मुआवजा अनामत पेटे जिम्मेदारी 24,000 की है, तो 24,000 हमें चुकाना है ना। तो 24,000 तो हमें चुकाना है, तो वो हमारा प्रावधान करना पड़ेगा उसका। कारीगर मुआवजा का प्रावधान करना पड़ेगा। कारीगर मुआवजा मतलब सही में कोई भाई जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है, हमारे कोई कारीगर का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। उसको पैसा देने के लिए हमें उसका जोगवाई यानी प्रावधान करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रावधान कितना है, 24,000 का है, सॉरी 24,000 का है। तो प्रावधान हम 24,000 का करेंगे। ये आर्थिक चिट्ठा है ना, सॉरी ये आर्थिक चिट्ठा नहीं है। ओके, ये आर्थिक चिट्ठा नहीं है। ये आर्थिक चिट्ठा है, तो यहाँ पे कारीगर मुआवजा का प्रावधान करना पड़ेगा। $28,000 का करना है प्रावधान। लेकिन ये 28,000 का प्रावधान कहाँ से करेंगे,
अगर उसके लिए हमने अनामत रखी हो तो पहले अनामत में से करेंगे, और फिर भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे लाभ में से करेंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अनामत में से हो जाएगा। 40,000 में से 28,000 का, 28,000 भी नहीं है, 24,000 है, तो 24,000 का प्रावधान हो जाएगा। तो 24,000 का प्रावधान हो जाएगा। तो बाकी कितना बचेगा? 16,000। 16,000 फिर भी बच रहा है, वो हमारा, वो तो साझेदार का लाभ हो गया। तो 16,000 जो है उसको साझेदार को बांटना पड़ेगा। 5:3 का अनुपात दिया हुआ है, तो लेकिन हम अभी तक पूंजी खाते में बांटते थे, लेकिन यहाँ पे चालू खाता दिया है तो चालू खाते में बांटते हैं। 16,000 को 5:3 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 10,000 और दायित्व है ना, हाँ, 10,000 और 6,000, 5:3 में बांटना है। कारीगर, मुआवजा, अनामत। क्लियर? उसके बाद क्या है? ओके, ठीक है, तो अभी हम शुरू कर देते हैं पहले से। वेदांग 50,000 का अपना निजी फर्नीचर पेटी में लाएगा। तो निजी फर्नीचर पेटी में लाएगा तो वो पेटी में कैश लाए तो भी उसको भी पूंजी ही बोलेंगे, और पेटी में फर्नीचर लाए तो उसको भी पूंजी ही बोलेंगे। लेकिन उसका मूल्य कितना है फर्नीचर का? 50,000 है। तो पेटी में लाएगा तो कौन लाएगा? नाम क्या है? वेदांग। वेदांग के पूंजी खाते में कितना फर्नीचर है? 50,000 का है। 50,000 का फर्नीचर है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते नहीं है, फर्नीचर खाते हैं, तो फर्नीचर खाता। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक चिट्ठे में फर्नीचर होगा तो बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो आज नया आएगा। धंधे में इतनी संपत्ति बढ़ गई तो आर्थिक चिट्ठे में तो लिखना पड़ेगा 50,000 की फर्नीचर की संपत्ति बढ़ गई। पुराना कोई फर्नीचर है नहीं तो उसमें प्लस करना पड़ता। लेनदारों में 40,000 वेदांग चुकाएगा, जो उसकी पूंजी खाती से ले जाना है। कौन चुकाएगा? लेनदारों में से 40,000 कौन चुकाएगा? वेदांग चुकाएगा। तो वेदांग क्या हुआ? वेदांग क्या हुआ? लाभ लेने वाला हुआ कि देने वाला हुआ? लाभ देने वाला हुआ। लाभ देने वाला हुआ तो तो मतलब लाभ देने वाला हुआ तो उधार होगा कि जमा होगा? जमा होगा, है ना। 40,000 कहाँ लिखेंगे? लेनदार में लेनदार खाते लिखेंगे। यहाँ पे तो देखो फर्नीचर भी जमा हुआ, लेनदार भी जमा हुआ, लेनदार खाते, है ना। तो फर्नीचर संपत्ति है तो वो बड़ा, लेनदार दायित्व है तो वो कम होगा ना, कम होगा ना, क्योंकि वो चुका देगा तो फिर इतना लेनदार कम चुकाना पड़ेगा ना धंधे को। लेनदार खाते, तो लेनदार कितना है देख लेते हैं। पीढ़ी में लेनदार कितने हैं? लेनदार 80,000 है, उसमें से 40,000 तो वेदांग चुकाएगा। तो यहाँ पे मैं 80,000 है वो लिख देता हूँ, जिसमें वेदांग खाते कितना लिखें? वेदांग के पूंजी खाते 40,000। तो यहाँ पे कम हो गया, संपत्ति होगा तो बढ़ेगा, यहाँ पे कम हो गया, दायित्व है इसलिए। क्लियर हुआ इतना? चलो, वेदांग को भविष्य के लाभ में 1/5 भाग मिलेगा। चलो यहाँ पे ख्याति के कैलकुलेशन की शुरुआत हो जाएगी, तो यहीं पे हम बना देते हैं, जैसे हम खड़े वाला, है ना। तो यहाँ पे नाम क्या है? भव्य, दीप और वेदांग। वेदांग को भविष्य के लाभ में 1/5 भाग मिलेगा। ठीक है, तो ये नया, ये पुराना, उसके बाद आएगा नया, और उसके बाद आएगा त्याग, है ना। चलो, पुराना कितना है? जो भी हो, पुराना 5/3 है ना, मतलब दोनों के बट्टे में कितना आएगा? 8 आएगा ना। वेदांग को भविष्य के लाभ में 1/5 भाग मिलेगा, मतलब नए भाग में वेदांग को कितना मिलेगा?
1/5 भाग मिलेगा। वेदांत ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ में लाएगा, वो तो बात की बात है कि वो कितना उसका ख्याति है वो अलग बात है, और कितना वो लाएगा वो अलग बात है। ठीक है, चलो। तो ख्याति का मूल्यांकन दिया है, ख्याति का मूल्यांकन 2 लाख दिया है, बहुत अच्छा है। चलो, तो 2 लाख को पहले 5/3 में बांटो। 2 लाख को 5/3 में बांटो। 1,25,000 और 75,000। 1,25,000 और 75,000, तो 1,25,000 और 75,000। अच्छा, अभी वही 2 लाख का 1/5 भाग करो, जो वेदांत को देना है। 40,000 है। 40,000 वेदांत को दे देंगे। टोटल कितना है? 2 लाख है। 2 लाख में से 40,000 वेदांत को दे देंगे, तो अभी कितना बचेगा भव्य और दीप के लिए? 1,60,000 बचेगा। ये 1,60,000 है, उसको 5/3 में बांटो। 1,60,000। 1,60,000। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कौन कितना त्याग कर रहा है? 1,25,000 में से 25,000 का त्याग होगा, और 75,000 में से 15,000 का त्याग होगा, तो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। हाँ। अच्छा, अभी पुराना प्रमाण जमा होता है, नया प्रमाण उधार होता है, तो दोनों में कौन सा बड़ा है? जमा वाला बड़ा है। इसमें कौन सा बड़ा है? जमा वाला बड़ा है, और इसमें उधार वाला बड़ा है ना। तो ये हुई बात ख्याति की, लेकिन यहाँ पे इतनी ख्याति वो रोकड़ में नहीं ला रहा है। रोकड़ में कितनी ला रहा है? 24,000 ही ला रहा है ना। 24,000 ला रहा है ना रोकड़ में। चलो, रोकड़ में 24,000 ही ला रहा है। तो यहाँ पे जो 40,000 लिखा है, वहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ 24,000 जो रोकड़ में ला रहा है, क्योंकि उधार तो उतना ही होगा, रोकड़ खाते में तो उतना ही उधार करना पड़ेगा। इन दोनों को तत्काल कितना रोकड़ मिल जाएगा? 24,000 में से उसका प्रमाण कितना है त्याग का? 25 और 15, मतलब 5/3 ही हुआ वापिस, है ना। तो 24,000 को 25/15 या 5/3 में बांट दो। 15,000 हाँ, 15,000 और 9,000। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 15,000 9,000 तो उसको मिल रहा है, लेकिन 25 में से 15 गया तो 10,000 कम पड़ रहा है और लेने का, और 15 में से 9 गया तो 6,000 कम पड़ रहा है उसके पास लेने का। तो 10,000 और 6,000 लेंगे, है ना। किससे लेंगे? वेदांत से लेंगे, लेकिन कब लेंगे? जब वो कमाएगा तब उसकी पूंजी खाते में से या चालू खाते में से लेंगे। कहाँ से लेंगे? पूंजी खाते में से या चालू खाते में से। तो अपने आप यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, वो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना। चलो, तो ये दोनों क्या करना है? जमा 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 जमा, और ये करना है उधार। लेकिन ये उधार कहाँ करना है? रोकड़ खाते में है, इसलिए रोकड़ा ला रहा है, इसलिए उसकी पूंजी खाते में नहीं लिख सकते। 24,000 रोकड़ा ला रहा है तो रोकड़ खाते में लिखेंगे। ठीक है, तो 24,000 में लिख रहा हूँ रोकड़ खाते में। रोकड़ खाते उधार 24,000 आएगा। ये जाएगा ख्याति प्रीमियम खाते। कहाँ जाएगा? ख्याति प्रीमियम खाता। फिर वो जाएगा ख्याति प्रीमियम खाते में, तो ख्याति प्रीमियम खाते में 24,000 जमा साइड जाएगा। फिर वहाँ पे ऐसे टोटल करना पड़ेगा, और टोटल करके इधर लाएंगे, और इधर बाकी के दोनों को बांट देंगे। तो कितना बांटेंगे? 24,000 में से 15,000 और 9,000, और यहाँ पे उन दोनों के पूंजी खाते चालू खाते जाएगा। चालू खाता बनाया तो भव्य और दीप का।
तो भव्य के चालू खाते 15,000, दीप के चालू खाते 15,000, लेकिन यहाँ पे उधार है तो कहाँ पे जाएगा, जमा साइड जाएगा। वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है जमा, तो भव्य और दीप के चालू खाते में 15,000 और 9,000 जमा साइड लिखेंगे। 15,000 और 9,000 कहाँ से, ख्याति प्रीमियम खाता, ये उसको तत्काल मिल गया है ना। लेकिन कितना मिलना बाकी है, 6,000 और सॉरी 10,000 और 6,000 ये मिलना बाकी है। तो मिलना बाकी है तो कहाँ से लेगा वो, वेदांत से लेना है। वेदांत से लेना है तो वेदांत के चालू खाते लिख दूँ, वेदांत के चालू खाते। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नया साझेदार आ रहा है तब तक चालू खाता नहीं बनाते, लेकिन नए साझेदार आने के बाद चालू खाता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो वेदांत के चालू खाते लिखा है वो सब एंट्री चालू खाते में होगी, और बाकी सब एंट्री जो है वो पूंजी खाते में होगी। जो नए साझेदार की एंट्री जो है वो चालू खाते में होगी। तो ये 10,000 और 6,000 मैं वेदांत के चालू खाते में क्रॉस एंट्री दे दूँ, उधार बाजू 10,000 और 6,000। 10,000 कहाँ से लिखूँ मैं, 10,000 भव्य को देना है तो भव्य के खाते, भव्य के चालू खाते, और 6,000 किसको देना है, दीप को देना है तो दीप के चालू खाते लिख दूँ। क्लियर हो गया, जब वो कमाएगा तब। चलो उसके बाद उधार खरीद के 10,000 लेनदारों के खाते और खरीद खाते लिखना बाकी है ना। खरीद खाते लेनदार खाते लिखना बाकी है तो लेनदार खाते लिख देंगे तो लेनदार प्लस हो जाएगा। तो लेनदार प्लस तो करना है, लेकिन लेनदार को तो हमने बाहर लिख दिया है तो उसको हटा देते हैं। ये 40,000 अंदर लिख देता हूँ मैं वापस, और क्योंकि उसमें और 10,000 प्लस करना है, प्लस लिखना बाकी था वो लिख देते हैं, लिखना बाकी 10,000 कितना हो गया, 50,000। अच्छा, खरीदी में लिखना बाकी है तो हमारा खर्च होगा, ये फ़ायदा होगा। खरीदी में लिखेंगे तो खरीदी हमारा क्या है, आवक है कि जावक है, जावक है। वेरी गुड। खरीदी में भले माल आता है लेकिन पैसा जाता है ना। पैसा जाता है तो क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। तो पुनः मूल्यांकन खाते कहाँ पे लिखेंगे, खरीद खाता 10,000। वैसे भी हम व्यापार खाते में कहाँ पे लिखते हैं, खरीद खाता उधर बाजू ही लिखते हैं ना। तो पुनः मूल्यांकन खाते में भी कहाँ लिखेंगे, उधर बाजू लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने नहीं लिखी है तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद दिए 30,000 के स्टॉक की बाजार कीमत 24,000 है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे स्टॉक दिया है 40,000, तो 30,000 के स्टॉक की कीमत दी है, बाकी के 10,000 की स्टॉक की कीमत तो दी नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो बाकी के 10,000 की स्टॉक की कीमत नहीं दी है वो तो 10,000 का 10,000 रहेगा ही, लेकिन जो 30,000 की कीमत 24,000 हो गई है उसकी 24,000 लिख देंगे। तो 24,000 और 10,000 मिला के कितना हो जाएगा, 34,000 हो जाएगा। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 में से 34 हो जाएगा, तो 6,000 की कमी होगी। तो यहाँ पे मैं स्टॉक लिख देता हूँ, 40,000 था और अब कितना हो गया, 34,000 हो गया। तो कितनी कमी हुई, 6,000 की कमी हुई है ना। तो स्टॉक में कमी हुई तो हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते में नुकसान बाजू मतलब उधार बाजू। क्लियर हुआ, चलो। उसके बाद दिया है कारीगर मुआवजा पेटे, वो एंट्री हो गई हमारी। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी 16,000 का लेखा करना बाकी है। विनियोग पे ब्याज, विनियोग 70,000 का था, उसका 16 मतलब ब्याज 16,000 मिलना है, तो 70,000 से कोई लेना देना नहीं है। जो मिलना बाकी ब्याज है उसी की एंट्री करेंगे। तो मिलना बाकी ब्याज हमारा संपत्ति हो जाएगा, मिलना बाकी ब्याज कितना बाकी है,
16,000 16,000 और वो मिलना बाकी है तो हमारे लिए तो फ़ायदा हो जाएगा। मिलना बाकी ब्याज 16,000। क्लियर। प्रवेश के बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। हो गया। चलो अभी हमें लिखना है जो भी पक्की तलपट में बाकी है वो लिखना है। जैसे कि हमने प्रोविडेंट फंड नहीं लिखा है 20,000, वो लिख देते हैं। प्रोविडेंट फंड 20,000। जैसे कि लेनदार हो गया, कारीगर मुआवजा का हमने प्रावधान कर दिया, पूंजी खाता चालू खाता हो गया। बैंक खाता का शेष 40,000 लिखना रह गया, वो तो सबसे पहले लिखना चाहिए था। देनदार 60,000 है, वो लिखना बाकी है। स्टॉक का एंट्री हो गया। मकान 3 लाख है। उसके बाद विनियोग का एंट्री बाकी है 70,000। अब हमें शुरू करेंगे पुनः मूल्यांकन खाते से। तो दोनों साइड टोटल मार रहे हैं, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 0, मतलब ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ये खाता यहीं पे ख़त्म हो गया, यहाँ से कुछ लाभ या हानि वहाँ पे जाएगा नहीं। अभी हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे चालू खाते को। तो चालू खाते को बंद करेंगे। पूंजी खाते को भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पूंजी खाते को मैं करूँ, आप लोग चालू खाते को कर दीजिए। ये 90,000। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा? शेष आगे ले गए। यहाँ का टोटल 1 लाख है, 1,30,000 है, वही आएगा वहाँ पे, क्योंकि कोई डिफरेंस इसमें ज़्यादा नहीं है। तो 1,30,000 और 90,000, 1,30,000 और 90,000। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देते पूंजी भव्य दीप वेदांत। कितना? 1,30,000 और 90,000। उसके बाद चालू खाता, उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11, 1,15,000। और यहाँ पे 15 81,000, 1,15,000 और 81,000। तो 1,15,000 और 81,000 शेष आगे ले गए। तो वो तो यहाँ पे 1,15,000 और 81,000 आएगा। सर इधर वेदांत का तो बाकी रह गया 16,000। भव्य दीप अभी यहाँ पे 16,000 टोटल आ रहा है। यहाँ पे 16,000 इस साइड डिफरेंस आएगा। यहाँ पे शेष आगे ले जाएंगे, शेष आगे
ले गए। तो इसकी यहाँ इसका एंट्री यहाँ पे लास्ट में करना पड़ेगा, वेदांत का चालू खाता। $16,000। बैंक खाते का भी क्रॉस एंट्री करना पड़ेगा, 64,000। शेष आगे ले गए। उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे आएगी 64,000। जमा साइड डिफरेंस बचता है, मतलब उधार शेष और उधार शेष हमें संपत्ति साइड लिखना है, बैंक खाते। अब इन दोनों का साइड का टोटल मार दीजिए। कौन सा गलत आ रहा है बताइए मुझे। कितना आ रहा है दोनों साइड का टोटल? हेलो सर। हाँ, सर वेदांत का जो चालू खाता है बुक में तो 10,000 का डिफरेंस बना है। अभी टोटल डिफरेंस दिखाइए मुझे, टोटल कितना आ रहा है दोनों साइड का। देखो, तो मैंने गलती से वेदांत ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ में लाएगा, उसकी जगह पे 24,000 कर दिया है, इसलिए हमारा जवाब थोड़ा अलग आया है। लेकिन आर्थिक चिट्ठा मिल रहा है क्योंकि हमने बाकी सब एंट्री जो है 24,000 के हिसाब से ही किया है, इसलिए दोनों साइड एंट्री में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आर्थिक चिट्ठे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दोनों साइड टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते समय 30,000 लेके करना है, मेरी तरह 24,000 लेके नहीं करना है। और आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर भी सही आएगा, अपने आप आ जाएगा। ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी आप लिखोगे तो आप 30,000 के हिसाब से कर लेना, ठीक है।